एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में एसओएस का हमला हुआ। सैन्य ठिकाने, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने हमले को अंजाम दिया। यह देखिए आप, हमलों की वजह से पीछे हटी है रूसी सेना। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में एसओएफ का हमला हुआ है। सैन्य ठिकाने, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके बाद रूसी सेना को पीछे भी हटना पड़ा। और बर्डियांस्क मेलिटोपोल हाईवे पर हमला। जी हां, यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सैन्य वाहनों पर किया अटैक। हमले के बाद रूसी सेना की सप्लाई रुकी। और देखिए एक और खबर, यूक्रेन पर और हमले तेज करेगा रूस। रूसी सेना ने यूक्रेन में लॉक कर दिया है टारगेट। जाहिर सी बात है कि जैसे हमलों को अंजाम दिया गया रूस के अंदर कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर, अब इसके बाद बदला रूस लेना चाहता है। पूर्वी रूसी कमांडर आंद्रेई एल्निस्की का यह दावा है। रोमानिया में भी नेटो सेंटर पर हमला करेंगे, यह रूस की तरफ से कहा गया। अगर ऐसा होता तो फिर आप मानिए कि इस युद्ध का विस्तार ऐसा हो जाएगा कि फिर उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब क्या रूस के अंदर, जो रूस है वो यूक्रेन के अंदर बारूदी वर्षा करेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, जो खबर आ रही है वो तो इससे भी बड़ी है। खबर यह है कि जो नेटो सेंटर है रोमानिया में, रोमानिया जो कि नेटो कंट्री, और वहां पर अगर हमला होता है तो क्या इसके बाद आर्टिकल 5 को इन्वोक करके यह युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका विस्तार ऐसा होगा कि जो फिर इसका जो खामियाजा है पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। अब यूक्रेन में रूस की बारूदी वर्षा की तैयारी है। क्या खबर है, क्या टारगेट लॉक कर दिए गए? 30 बड़े औद्योगिक ठिकाने ओडेसा बंदरगाह, ये वो टारगेट है जहां पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा स्टील प्लांट, एक एक करके आपको दिखा रहे। यूक्रेन की जो मिसाइल फैक्ट्री है वहां पर हमला किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने आपको बताया, रोमानिया में नेटो ठिकाना यह भी रूस के टारगेट पर है। आंद्रेई एल्निस्की का सुझाव है, यह पूर्व अफसर है रूसी रक्षा मंत्रालय के, उनकी तरफ से कहा गया। डीपी पांडे सर, एक बात बताइए, तो बहुत बड़ी बात कर दी गई। पहली बार ऐसा हम बोल रहे हैं जब रूस की तरफ से कोई बयान आया, भले पूर्व अधिकारियों, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया ना सिर्फ हम यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे वहां पर हमला करके, बल्कि अब रोमानिया में नेटो सेंटर पर भी हमला होगा। यह कितना खतरनाक हो सकता है? जो एक बहुत अच्छी रणनीति यूरोपियंस ने अपनाई है। एक स्लाविक देश दूसरे स्लाविक देश के साथ में लड़ रहा है और आखिरी यूक्रेनियन तक और उसके डिस्ट्रक्शन तक वो रशिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें टेक्निकली सिर्फ यूरोप का पैसा, इक्विपमेंट, औजार और नॉलेज साथ में दे रही है। एक समय ये आएगा कि रशिया को ये लड़ाई अपस्केल करनी पड़ेगी और वो समय आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और हर किस्म का सपोर्ट नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन को दे रहे हैं रशिया को बर्बाद करने की। और अगर आप टारगेट्स की बात करें तो एक्चुअली यूक्रेन के अंदर उतने टारगेट्स नहीं हैं जितने रशिया के अंदर टारगेट्स हैं। अभी तक यूक्रेन ने रशिया के खासतौर से एनर्जी टारगेट्स के ऊपर अटैक करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करी थी, काफ़ी कम था। मगर ये जिस हिसाब से अभी एस्केलेशन चल रहा है वो ये दिखाता है कि एक्चुअली में जो एनर्जी है, जो इकोनॉमी जिससे पूरे रशिया की सस्टेन होती थी और ख़ासतौर से उसके जो एक आम जनता है उसको हिट नहीं कर रही थी इस लड़ाई के अंदर। जब आप उसको अटैक करना शुरू करते हो तो आप एक लेवल से ऊपर लेके जा रहे हो। अब ये लड़ाई यूक्रेन सामने से लड़ रहा था और नेटो या यूरोपियन कंट्रीज़ पीछे से लड़ रहे थे। ये बिल्कुल परोक्ष रूप से लड़ाई नहीं होकर सामने सामने की लड़ाई होती जा रही है। और इसका जो खामियाजा है और इसका जो की जिम्मेदारी है वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी कोशिश कर ली। बिल्कुल ठीक है, यूरोप मानने को तैयार नहीं है, ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। मगर जब ये मार खाने की बारी आएगी तो लोग रशिया को ब्लेम करेंगे इस चीज़ के लिए। और बहुत ही स्ट्रेंज है इस चीज़ की बात, क्योंकि आज जब हॉर्मुज़ के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया को हो रहा है, जहाँ पे तकरीबन 20 से 30% तेल, गैस वहाँ से निकल के जाता है और वो कंट्रोल हो रखा है ईरान के ऊपर। ठीक है, आप दूसरी तरफ एक एनर्जी रिसोर्स को बिल्कुल वहां भी एक क्राइसिस पैदा कर रहे हैं और ये संकट इस तनाव को और बढ़ाएगा।